नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री पेपर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आया हुआ है, जिसको आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ये है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, जो कि 2023-24 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है पेपर नंबर सेकंड का और ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर नंबर 6 का जो पेपर नंबर सेकंड है केमिस्ट्री का, उसका पेपर टाइटल है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री, जिसमें कुल मिलाकर के 75 प्रश्न पूछे गए हैं। और आज के इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण में है गामा रे, या ए न्यूट्रॉन इज फॉर्मेड, ए प्रोटॉन इज फॉर्मेड, ए अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण में क्या होता है कि गामा किरण उत्सर्जित होती है, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर था। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था का द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज 4.28 इंटू 10⁻⁴ पर ईयर, इट्स हाफ लाइफ विल बी। यदि रेडियम का क्षय स्थिरांक दिया गया था इतना 4.28 गुणे 10⁴ प्रति वर्ष है, तो इसकी अर्ध आयु कितनी होगी। तो जब इसकी अर्ध आयु आप ज्ञात करेंगे तो निकल के आएगा, कितना आएगा, 200 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया था ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय। न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है, जो कि इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा, यहाँ पर बीटा डीके, फ्यूजन या फिशन या नन ऑफ दीज। तो ये हमेशा बीटा क्षय प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला प्रश्न था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बीटा रे इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरण इनमें से कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरण है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय किरण। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न था द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर कोलाइड कणों की गति को किस रूप में जानते हैं। तो इसको हम जो जानते हैं दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी इसको हम कहते हैं केटाफोरेसिस के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, केटाफोरेसिस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर रिटेन्ड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब किसी पदार्थ के अणु ठोस या तरल की सतह पर बनते हैं। तो उनको हमेशा क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं और सोखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन 0.01 m ईच हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किस जलीय घोल का जो क्वथनांक है वो उच्चतम होगा। तो सबसे जो उच्चतम होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। ग्लूकोज का हाईएस्ट नहीं होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड का होगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि एक आदर्श विलयन के लिए निम्न में से किसका मान 0 से कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 0 आइडियल सोल्यूशन। तो इनमें डेल जी मैक्स का मान क्या होगा, 0 से कम होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलिटिक इन वाटर देन द वांट हाफ फैक्टर इज। एक अनअपघट्य के जलीय विलयन के वांट हाफ कारक का मान क्या होगा। तो वांट हाफ कारक का जो मान होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है,
एक से कम होगा परंतु 2 नहीं होगा, इतना मान रहेगा। ठीक है, तो न ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसमें जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक से ज़्यादा लेकिन 2 नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें न्यूमेरिकल से प्रश्न बने थे कि ग्लूकोज के 4 m जलीय विलयन द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब की अपेक्षा कमी होगी। जल का वाष्प दाब दिया गया है 22.5 mm। तो ये आपका निकालना था दोस्तों। इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने नहीं चेक किया है। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, बाकी मैं लास्ट में इसका आंसर बताने का प्रयास करूँगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे इनमें जो आपका ओमेस्टिक प्रेशर है, परासरण दाब को क्या कहते हैं, इनको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि इन एनी क्लोज कंटेनर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड अपॉन। किसी बंद पात्र में एक द्रव का वाष्प दाब निर्भर करता है। मान लिया कोई एक कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें इस कंटेनर में थोड़ा सा द्रव है, तो जो द्रव है उसका वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा। कंटेनर की द्रव की मात्रा, यानी कि इस कंटेनर में कितने द्रव रखा है, क्या उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा या टेम्परेचर पर निर्भर करेगा कि जो कंटेनर उसका टेम्परेचर कितना है, या फिर कंटेनर की साइज। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड हो नहीं सकता, साइज ऑफ कंटेनर हो नहीं सकता, और ऑल ऑफ दी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये होगा टेम्परेचर, केवल और केवल जो डिपेंड होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। ठीक है, किसी भी बंद पात्र, कोई भी एक डिब्बा है मान लिया, उसमें कोई हमने द्रव डाल दिया, तो जब टेम्परेचर पर ही तो उसका वाष्प दाब निर्भर करेगा। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना अधिक वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल रेंज बिटवीन। अणुसंख्यक कणों का आकार कितना होता है, तो इसका जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁷ cm टू 10⁻⁹ cm। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफोलिक कोलाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव स्नेही कोलाइड है। तो इसमें ध्यान रखेंगे गम जो आपका है, गोंद क्या है, एक द्रव स्नेही कोलाइड है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया था कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन में भी कॉन्जुगेटेड बाई। एक कोलाइडल विलयन स्कंदन किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है दोस्तों वो होता है एन एडिंग इलेक्ट्रोलिटिक, हीटिंग एंड एडिंग अपोजिटली चार्ज, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि टिंडल्स इफेक्ट इज कोलाइडल सोल्यूशन इज ड्यू टू। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन करता है कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेथेन ऑन द कोरकल इज। माफ कीजिएगा, चारकोल दिया गया है। चारकोल पर मीथेन का अधिशोषण है, तो चारकोल पर जो मीथेन का अधिशोषण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट, यानी कि अवशोषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द डीके सीरीज 6 श्रृंखला में। अब यहाँ पर है ए, अल्फा बी, बीटा सी, गामा डी। ठीक है, यहाँ पर एक 6 श्रृंखला में क्या बताना है कि बी एंड सी क्या है, आइसोटॉप है, या ए एंड डी आर आइसोटॉप्स, ए एंड सी आर आइसोवेयर्स। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ए एंड डी आर आइसोटोप। ए और डी एक दूसरे के क्या हैं, समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया फाइंड आउट द मिसिंग पार्टिकल इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में गायब है, मिसिंग पार्टिकल है, उनका पता करना है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4/2He। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है, यही इसमें मिसिंग है, बाकी सभी हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ क्लियर है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा
और इसी प्रकार की सभी सब्जेक्ट की आंसर के लिए आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर हमारे नंबर पर सेंड कर दिया करिए। आप अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दिया करिए ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड हो सके। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आइसोटॉप ऑफ कार्बन यूज फॉर द रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया था द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज आफ्टर 560 डे 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी रेड्यूस टू। ठीक है, क्वेश्चन था कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 140 दिन है और 560 दिन बाद उसका 1 ग्राम तत्व घट कर रह जाएगा। तो उसका 1 ग्राम तत्व जो रह जाएगा वो 1/15 ग्राम रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमानित नहीं है? तो हम अगर बात करें पाई से पाई स्टार की तो ये अनुमानित है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से एन स्टार आपने नहीं देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग टू द बीटा डीके। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से क्लास में लगातार नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्रयास ये है कि मैं लगातार आप सबके लिए क्लास कराऊंगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बीटा क्षय के दौरान रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्विस ऑफ विच फॉलोइंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। भारत के पास निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे ज़्यादा जो विश्व का भंडार है भारत के पास वो है थोरियम। बहिर्यात यात्रा में थोरियम पाया जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द मेनली यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग मुख्य रूप से कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है? तो उसमें गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू द एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग किस आयु का अनुमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों के आयु का अनुमान लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि एन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज। एक अल्फा कण के समान है। तो हीलियम न्यूक्लियस, ए हीलियम न्यूक्लियस इज द सेम एज द पार्टिकल ऑफ अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? तो मिश्रण के उदाहरण में आ जाएगा वुड, आ जाएगा आपका एयर और सैंड। ठीक है, लकड़ी, हवा और रेत, ये मिश्रण का एक एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोसोल। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल है? तो स्मोक। स्मोक किसके अंतर्गत आता है? एरोसोल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज। ठोस सतह पर गैसों का अवशोषण ऊष्माक्षेपी होता है क्योंकि क्या करती है, जब एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब ठोस का सतह गैसों पर अधिक अवशोषण ऊष्माक्षेपी होता है क्योंकि उस समय एंट्रोपी क्या कर रही होती है, डिक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि क्लाउड ऑफ फॉग एंड एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। बादल और कोहरा कोलाइडी प्रणाली का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ध्यान रखेंगे, लिक्विड डिस्प्रेशन इन गैस। लिक्विड डिस्प्रेशन इन गैस यानी गैस में तरल परिक्षेपण का उदाहरण है बादल और कोहरा कोलाइडी प्रणाली में। ऑप्शन सी में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32,
जिसमें पूछा गया है कि एक गैसियस सिस्टम हैविंग द इंटरनल एंट्रोपी 50 जूल बीइंग एडिंग द 100 जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है? पहला लॉ, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्यू का मान क्या दिया गया है? डी क्यू का जो मान है वो है 100 जूल और डी यू का जो मान है वो है 50 जूल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसी फॉर्मूले पर आधारित कर देंगे। तो हमें ज्ञात किसका है? डी क्यू का मान पता है और डी डब्ल्यू का मान, डी यू का मान पता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? हम यहाँ पर मान रख देंगे किसका? डी डब्ल्यू का। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू माइनस डी वी। ठीक है, तो डी क्यू का मान कितना था? 100 माइनस डी यू का मान कितना था? 50 था। तो ये कितना आ गया? इसमें से 50 में से अगर हम 100 में से 50 निकाल देंगे कितना आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सोथर्मिक, निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी नहीं है। तो इनमें पहला रिएक्शन, दूसरा और तीसरा तीनों में क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं मैं टिक करूंगा। डी वाला ऑप्शन मेरे अनुसार इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन बाई, वाष्प दाब और तापमान के बीच संबंध किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो संबंध दिया गया था वो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज। ठीक है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं किसके? जब pH 8.0 से बढ़ जाए तब। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एजी रिप्रेजेंट्स, एजी प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है मेरे अकॉर्डिंग। फिलहाल इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, फिलहाल मेरे अनुसार जो इसका आंसर होना था वो बी ऑप्शन है। आपके अनुसार क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है ऑन द इंक्रीजिंग द रूट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, तनुता बढ़ने पर आयन की जो परिवहन संख्या है वो क्या होगी? जब आप तनुता इसकी बढ़ाएंगे तो जो परिवहन संख्या होगी वो इंक्रीज करेगी, रिमेन्स अनचेंज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड विभव पर परिमाण निर्भर करता है। तो जो परिमाण निर्भर करता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ, हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम है। तो हाइड्रोलिसिस का जो व्युत्क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम उदासीनीकरण कहते हैं, नेचुरलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। तो इसकी जो मानक इलेक्ट्रोड की क्षमता होती है वो ऑलवेज 0 होती है, हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि विच लॉ स्पेशली कॉर्म्स द रिलेटेड लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर सोल्यूशन, कौन सा नियम विशेष रूप से विलयनों में वाष्प दाब के सापेक्ष कमी को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया है कि कौन सा लवण धनायित जल अपघटन से गुजरता है? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा NaH2PO4, ये जल अपघटित से गुजरता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया था कि हेडरसन हेजल समीकरण के बीच संबंध किसका व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है pH एंड pKa का।
PH एंड PKA का करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था एट ओके द सेल पोटेंशियल इज, ओके पर सेल विभव क्या है, ओके पर सेल विभव का मान क्या होगा, तो ये 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 वोल्ट के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर द हाफ सेल रिएक्शन O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन Fe इज इक्वल टू, तो इसमें Fe किसके, डेल H अपान Fe किसके बराबर है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 45 का। किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा सस्पेंस है, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ A 1 × 10⁻⁷ m सोल्यूशन ऑफ HCl इज, HCl के एक × 10⁻⁷ m घोल के जलीय विलयन का, जलीय घोल का मान कितना होगा, तो ये स्लाइटली लेस देन 7 होगा। कितना होगा, स्लाइटली लेस देन 7। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा, 7 से कम होगा थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि विच लॉ वाज फाउंड टू होल्ड गुड इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोड्स, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कौन सा नियम लागू पाया गया है, तो इसमें जो नियम लागू है उसको कहते हैं ओस्टवाल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया था इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक एंट्रोनिक अट्रैक्शन एंड नॉन पार्शियल डिसोसिएशन इज द केस ऑफ द डिक्रीजेस ऑफ द कंडक्टेंस विथ इंक्रीजेस, मजबूत इलेक्ट्रोड के केस में अंतर आयनिक आकर्षण और गैर आंशिक पृथक्करण वृद्धि को साथ चालकता में कमी को कारण क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमेशा इन कंसंट्रेशन सांद्रता में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया है द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स वाज गिवन बाई, प्रबल विद्युत अपघट्य के सिद्धांत को दिया गया था। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो लुईस डीबाई हकल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द इक्वेशन यहाँ पर दिया गया लैम्डा इन्फिनिट इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे ओस्टवाल्ड तनुता विलयन तनुता के लॉ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51, जिससे पूछा गया है द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज, तुल्यांकी की चालकता का मात्रक है, तुल्यांकी चालकता का जो मात्रक है वो है ओम्स इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, किसी विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है, तो किसी भी विलयन की चालकता विलेय की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। तो इसमें तो कोई ऐसी संख्या दी नहीं गई है, पहला है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। किसी भी विलयन की चालकता जो होती है वो विलेय की यानी सॉल्यूशन की प्रकृति और उस पर उसके तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए आप यहाँ पर कोई नहीं, नन ऑफ दीज लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा उभय प्रतिरोधी विलयन है। चलिए तो इनमें से जो CH3COOH प्लस CH3COON ने दिया गया है ये क्या है, एक प्रकार का उभय प्रतिरोधी विलयन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट द रिएक्शन अकर्स इन कैथोड इलेक्ट्रोड इन सेल, सेल में कैथोड पर होने वाली अपक्रिया, तो जब कैथोड पर होगी तो रिडक्शन होगा, अगर एनोड पर होगी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो बोथ नहीं हो सकता, अगर दोनों पूछा जाता कि कैथोड और एनोड तब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगाते, लेकिन यहाँ पर केवल और क्या पूछा गया, कैथोड, तो कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, अपघटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है
55 नंबर क्वेश्चन में कि फॉर द रिएक्शन 3O2 दिया गया है और इसके बाद रिएक्शन कराया गया है 2O2, डेल एच इक्वल टू दिया गया है 284 kg दिया गया है। द सिग्नेचर ऑफ डेल जी एंड डेल एस रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर पूछा गया कि डेल जी और डेल एस का सिग्नेचर रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो इसमें आप ध्यान दें डेल एच नहीं दिया गया है। अगर डेल एच का मान इसमें निगेटिव दिया होता, डेल एच अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर जो इसका डेल जी का मान होता वो पॉजिटिव होता और डेल एस का मान नेगेटिव होता, लेकिन डेल एच का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसलिए डेल एच नहीं है तो इसका जो डेल जी और डेल एस का मान आएगा वो दोनों नकारात्मक आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें पूछा गया है द फॉलोइंग कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फॉर ए गैस एट द डिफरेंट टेम्परेचर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज ए इज अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। विभिन्न तापमानों पर गैस के लिए निम्नलिखित वक्र प्राप्त होती है। तापमान का सही क्रम है जहाँ पर ए क्या दिया गया, अवशोषण की प्रति इकाई द्रव्यमान में अवशोषित गैस की मात्रा। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इफ ए सिस्टम कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स इस गिब्स फ्री एनर्जी, यदि एक तंत्र में 2 घटक हों तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है। तो इसकी जो मुक्त ऊर्जा होगी उनको क्या कहते हैं, डेल जी इक्वल टू 0 कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है इतनी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न है द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज एक्वस सोल्यूशन कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंट एज। जलीय विलयन में प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ उदासीनीकरण को सबसे सही प्रदर्शित कौन करता है। तो सबसे जो सही प्रदर्शित करता है दोस्तों वो है H+OH प्लस H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आप बी आपका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन H से OH का रिएक्शन कराएंगे हमें मिल जाएगा H2O, यही प्रदर्शित करता है सही रिलेशन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इज कंस्टेंट फॉर स्पॉन्टेनियसली, यानी कि स्वतः प्रक्रम के लिए एंट्रोपी की कसौटी क्या है ये पूछा गया है। तो जो इसकी कसौटी होगी वो डेल एस इनवर्स 2 ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सिमुलेशन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, स्थिर ऊष्मा संकलन का हेस का नियम किस पर आधारित है। तो ये जो आधारित है E बराबर mc² पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज। एक मोल आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है। तो एक मोल आदर्श की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो 3/2 RT होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। 62 नंबर प्रश्न इसमें है फॉर ए केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल एच इज इक्वल टू। स्थिर ताप व दाब पर किसी भी रासायनिक प्रक्रम के लिए डेल एच का मान किसके बराबर होगा। तो डेल एच का मान जो बराबर हो डेल यू माइनस पी डेल बी के बराबर होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था जूल थॉमसन कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट बाई। जूल थॉमसन स्थिरांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे डेल टी अपान, इसमें दिया गया है डेल टी अपान डेल पी कांस्टेंट एच। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। यही आपका जूल थॉमसन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में एंट्रोपी क्या होगी। तो ब्रह्मांड में एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया है कि ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्क बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर विल बी सेम इफिशियंसी दिस इज ए। 2 समान तापमानों के बीच काम करने वाले 2 सभी
प्रत्यावर्ती इंजन की जो दक्षता होगी वो समान होगी। यह है किसका नियम है? तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्नाट थ्योरम। ये क्या है? ये कार्नाट प्रमेय है। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन टू गैसेस आर मिक्स टू एंट्रोपी, जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी क्या होती है? तो जब दो गैसों को हम मिला देंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। क्या करती है? एंट्रोपी बढ़ती है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें पूछा गया था द इंटेंसिटी प्रॉपर्टी इज, गहन गुणन इनमें से पूछा गया था कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे डेल जी को क्या कहते हैं? गहन गुणन कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा दोस्तों सस्पेंस भी है। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें पूछा गया है इफ जेड इज ए स्टेट फंक्शन ऑफ जेड फाई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। इसका मान जो आएगा हमेशा 0 आएगा। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए रियल गैस, रियल गैस क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है डी यू डी बी इज, वास्तविक गैस डी यू एम डी बी के लिए है। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हमेशा 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डेल एच इक्वल टू डेल यू, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के लिए डेल एच इक्वल टू डेल यू है? तो ये आपका हो जाएगा C+O2 CO2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था फॉर ए गैसियस रिएक्शन एट 300 के डेल एच माइनस डेल यू इक्वल टू -4.98 kg एज्यूम्स दैट द आर इक्वल टू 8.3 के इनवर्स मोल इनवर्स। तो डेल एन जी इज में डेल एन जी का मान क्या होगा? तो ये आएगा -2। ध्यान रखेंगे इसका मान कितना आएगा? -2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72 जिससे पूछा गया है कि इट स्टेट दैट द वेरिएशन ऑफ डेल एच फॉर ए रिएक्शन विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल सी पी फॉर द सिस्टम इज कॉल्ड। कहा गया है कि स्थिर दाब पर डेल एच की जो तापमान के साथ क्रिया है वो तंत्र के डेल सी पी के बराबर होगी। तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे इसको कहा जाता है किरचॉफ्स का इक्वेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एक रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए है Q इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द मैक्सवेल एंट्रोपी इक्वेशन इज, मैक्सवेल का एंट्रोपी का इक्वेशन कौन सा है? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सबके द्वारा दिया जाना है। मैक्सवेल एंट्रोपी का समीकरण में से कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इमिटेड T टेंस टू 0, ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम को अगर T टेंस टू 0 करता है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान दोस्तों जो आएगा वो आएगा U इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में आपका करेक्ट उत्तर होगा। आज के इस प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न पूछे गए थे जिनका उत्तर मैंने आप सबको बता दिया है। और इनमें से थोड़ा सा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सबके द्वारा दिए जाना है। बाकी 75 नंबर का थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, क्वेश्चन मैंने बताया है। लगभग इस प्रश्न पत्र में मुझे 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो एग्जैक्ट आंसर उनका मिलना संभव नहीं था। मैंने उनको गूगल भी किया था लेकिन गूगल पे भी इनका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया। बाकी अगर आप सबको पता है, किसी भी आंसर पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से जो इसकी एग्जैक्ट आंसर की थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी प्रकार के लिए क्लास के लिए मैं आप सबको मिलूँगा। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट इसका PDF चाहता हो इस क्वेश्चन पेपर का, तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।